सुप्रभात। मैं सुनीता झा, आपकी हिंदी शिक्षिका, आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों तैयार हो जाइए, चिर प्रतीक्षित उपन्यास की आज मैं व्याख्या करने वाली हूँ। आपने बहुत बार मुझसे इसका आग्रह किया है कि नया रास्ता सुषमा अग्रवाल जी की उपन्यास की मैं व्याख्या करूं, और ये आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की ही पुस्तक है जिसे आपको पढ़ना है। जिन बच्चों के स्कूल में इस उपन्यास को पढ़ाया जाता है, ये विशेषकर उनके लिए है। मैं इसे लेट से प्रकाशित करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। दरअसल मुझे ये पुस्तक कहीं मिल ही नहीं रही थी और आपके आग्रह पर मैंने इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगवाया है और ये पुस्तक कल ही मुझे मिली है। उसके बाद मैंने इसको पढ़ा और आज मैं आपके लिए वीडियो बनाने को तैयार हूँ। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि सुषमा अग्रवाल जी कौन हैं। तो उनके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है उनकी जन्म तिथि, उनकी शिक्षा, सृजन, उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या किया है अभी तक उस बारे में। उसके बाद उन्होंने जो कार्य किया, आकाशवाणी में वो प्रसारण कार्य करती थी, उनके बारे में विशेष यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने एमफिल किस विषय पर शोध करके संपन्न किया है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को, इस उपन्यास को। ये कहानी दरअसल एक लड़की की कहानी है। एक लड़की होती है जिसकी सहेली और उसकी बहन बहुत ही खूबसूरत होती है, परंतु वो लड़की उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं होती, जिसके कारण उसे कई बार विवाह के लिए देखने को आए हुए लोगों ने नकारा है और वो एक प्रकार से पहले हीन भावना में से ग्रसित होती है। फिर बाद में वो दृढ़ निश्चय करती है कि उसे अपने पैर पे खड़े होना है और उसे कुछ ऐसा करना है जिससे उसके माता पिता उस पर गर्व करें और उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं हो। तो इस दृढ़ निश्चय के साथ वो अपने मन को मनाती है और शुरू करती है अपने इस संघर्ष को। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इस कहानी में किस तरह से उन्होंने लिखा है इसे। यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहारकर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही है। यौवन की दहलीज का मतलब एक किशोरी है जो यौवन अवस्था में पहुंचने ही वाली है, और वो नव यौवना जो अभी अभी यौवन की दहलीज पे पहुंची है, उसका नाम है नीलिमा। नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहारती है और विस्मित सी, थोड़ी सी आश्चर्यचकित जैसी मुस्कुरा रही होती है। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। जो एक उल्लास, एक निखार आता है उस उम्र में, वो निखार, वो लालिमा नीलिमा के भी चेहरे पर नजर आ रहा है। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अब ये मत कहना कि आईने में देख रही थी तो उसे पीछे क्यों नहीं दिखा। तो ये बस लिखा हुआ है तो मुझे पढ़ना है। मुझे ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा था, लेकिन खैर। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो उस छुअन से कुछ अजीब सा महसूस करती है और उसके बाद दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए, और मीनू बहुत खुश नजर आ रही है। वो सामने आकर अपनी सहेली के हाथ को चूम लेती है। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलू, बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। पहले तो मीनू बहुत खुशी से बताती है कि नीलू, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया और वो मुझे देखने के लिए कल ही हमारे घर आ रहे हैं, और ये देखने वाले शादी के लिए ही देखने के लिए आ रहे हैं, बस ऐसे ही नहीं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा जाती है। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। ये सचमुच एक बहुत गलत
नियम है समाज का, जिसमें लड़कियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। लड़के और लड़के के परिवार वाले आते हैं, देखते हैं और फिर इनकार करके चले जाते हैं। ठीक है, मानती हूँ कि शादी करने का हक है सबको अपनी पसंद से, लेकिन जिसको ये इनकार झेलना पड़ता है, बात उसकी है। उसके अंदर कितनी कितनी नकारात्मकता, कितने अवसाद पैदा होते हैं, ये समझ पाना आसान नहीं है। तो उस इनकार को झेल चुकी है बहुत बार मीनू, जो कि नीलिमा से बताते बताते उसे याद आ जाता है और वो थोड़ी देर के लिए उदास हो जाती है। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। अतीत मतलब बीते हुए समय की स्मृतियों में, यादों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी, यानी उसकी आंखों में आंसू भर आए। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींचे अपने फोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। अब नीलिमा अपनी सहेली को जानती थी और वो जानती थी कि पहले भी नीलिमा इस तरह की घटनाओं से गुजर चुकी है और इनकार भी उसने बर्दाश्त किया है, इसलिए वो उसका ध्यान उस तरफ से हटाने की कोशिश करती है। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। आकर्षक का मतलब होता है जो अपनी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित करे, मतलब अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्टिव। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप न रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। एक फ्रेज इसको समझ सकते हैं, फुर्सत में बैठकर बनाना मतलब बहुत खूबसूरती से बनाया गया हो, आराम से। क्या नाक नक्श है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। ये मीनू अपने मन के अवसाद को, अपने मन की तकलीफ को इस तरह से दूर करने की कोशिश करती है और उसके मन में जो हीन भावना आती है वो उससे ये बात कहलाती है। वरना ऐसी कोई बात नहीं कि जो सुंदर हो वही उससे विवाह करने वाला ही सिर्फ भाग्यशाली होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी। सबको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, नीलिमा को भी अच्छी लग रही थी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। खुशी तो होती है, लेकिन वो अपनी सहेली की पीड़ा को, उसके दर्द को समझती है। आभास मतलब अंदाजा था, महसूस कर सकती थी। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। कोई भी अपने रिजल्ट को देखने के लिए इसी तरह एक्साइटेड होता है और उससे बर्दाश्त नहीं होता। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। थोड़ी देर पहले जो उसकी हीन भावनाएं थी, उसको दुखी कर रही थी, अब उसे अपनी जीत से, अपनी इस उपलब्धि के कारण, इस अचीवमेंट के कारण खुशी महसूस होने लगा था। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपटकर झूम गई। फूला ना समाना आप जानते हैं कि एक मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा खुश हो जाना। मीनू प्रसन्न चित्त भागी भागी अपने घर चली गई। प्रसन्न चित्त का मतलब है, प्रसन्न एक शब्द है और चित्त एक शब्द, इन दोनों को मिला के बनाया गया है। प्रसन्न मतलब खुश, चित्त मतलब मन। तो खुशी मन से वो भागकर अपने घर चली जाती है, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा, जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी। नीलिमा के मन की हालत आप सोचिए। एक क्षण उसे याद आता है मीनू की आंखों का दर्द जो उसके हीन भावना को दिखाती है, और दूसरे ही क्षण जो विजय, उसने जो अचीवमेंट जो है, उसकी खुशी उसकी आंखों में देखी थी, जो उसकी जीत को, उसकी खुशी को, उसके मेहनत को उसे दर्शा रही थी। कभी सुख है, कभी दुख है,
क्या अभी क्या था, अभी क्या है। और ये गुनगुनाने लगती है नीलिमा। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी। फोटोओं यानी तस्वीरों को उठाकर रखने लगती हैं। अब हम दूसरे भाग में आते हैं पाठ के। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। आप जानते हैं किस चीज की तैयारी? ये तैयारी है जो मेहमान मेरठ से आने वाले हैं मीनू को देखने के लिए, उसके लिए घर की सारी चीजें झाड़ पोंछ कर यथा स्थान लगा दी गई थी। यथा जो स्थान, यथा का मतलब होता है जिसका जो उचित हो, जिस सामान के लिए जो उचित स्थान हो उस जगह पर उसे साफ करके रख दिया गया था। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। सुसज्जित यानी सही तरीके से सजाया गया था। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। अनेक प्रकार की मिठाइयां बाजार से मंगाई गई थी। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थी कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतजार था। बेताबी मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। भगवान से न जाने कितनी मनौतियां माँ ने मांगी थी। इस बार मीनू की माँ को ऐसा महसूस हो रहा था कि रिश्ता हो जाना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबने फोटो तो पसंद कर ही लिया था। अब उन्होंने फिर भी बहुत सारी मनौतियां मानी थी। मनौतियों का मतलब होता है जो भगवान से हम लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं दर्शन करने आऊंगा, कुछ चढ़ावा चढ़ाऊंगा। मन्नत जिसको बोलते हैं वही मनौतियां भी कहलाती हैं। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माताजी व छोटी बहन मधु आए थे। 4 लोग से आए थे, पूरा परिवार आया था। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई थी। बच्चों, ये भाववाचक संज्ञा है अतिथि से बना हुआ शब्द। आतिथ्य यानी कि आदर सत्कार में, अतिथि के स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई थी। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उनके घर कोई देवता आ गए हों। इतने ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उन्हें मीनू की शादी की इतनी लगन थी, इतना जोश था कि वो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई देवता आ गए हों, वैसे ही सत्कार कर रहे थे। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ और इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने हुए वो बहुत सुंदर लग रही थी। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करना प्रारंभ की। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? ये अमित ने पूछा। मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया, जी, प्रथम श्रेणी में पास किया है। वेरी गुड कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए। तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? रुचि मतलब इंटरेस्ट। अमित ने दूसरा प्रश्न किया। जी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? अमित ये जानना चाहता है कि शादी के बाद कहीं उसकी मर्जी अकेले रहने की, अलग रहने की तो नहीं है। जी कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की मिले जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहां तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया। यानी अमित को उसका चेहरा बहुत पसंद आया। साथ ही साथ उसे ये भी पता चल गया कि हाँ, ये एक परिवार को संभालने वाली मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है, तो माता पिता के साथ उसे रहने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई जिसमें नव यौवन का निखार था। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज्यादा अच्छी थी।
आशा जो मीनू की छोटी बहन है वो बहुत सुंदर थी, लेकिन और उसके आते ही सबका ध्यान मीनू से हटकर आशा की तरफ चला गया। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा हंस हंस कर सबके उत्तर देती रही। मीनू की माँ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मीनू की माँ के अंदर एक तरह का डर बैठा हुआ था कि एक तो आशा बहुत ज़्यादा सुंदर है, मीनू कई बार नकारी जा चुकी थी, कई बार उसको छांटा जा चुका था, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी आशा से तुलना करे लोग, मीनू को फिर से नकार दिया जाए। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज़्यादा रूपवती है। उन्हें इस बात का एहसास था कि आशा बहुत ज़्यादा सुंदर है मीनू से। जब लड़का लड़की को देखने आए तो वह समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। अंतर्द्वंद का मतलब अंतर यानी कि मन के अंदर में, द्वंद का मतलब है एक तरह का युद्ध चलते रहता है, आशा और निराशा का, कभी हाँ कभी ना। उसे लगता है कि हाँ पसंद किया जाएगा, फिर लगता है कि शायद नहीं। तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ये उसकी एक परीक्षा हो रही है, कौन सी बात कैसे बोलना है, कैसे उसके सामने प्रेजेंट होना है जिससे सब लोग मुझे पसंद कर लें, नकारा ना जाए। वो उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहता है। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल भी हो चुकी थी, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। तीव्र मतलब तेज। बता रही है लेखिका कि एक तो कोई भी लड़की इस समय थोड़ी सी टेंशन में होती है, लेकिन चूंकि मीनू कई बार असफल हो चुकी थी इस परीक्षा में, यानी कई बार उसे नकारा जा चुका था, देखा जा चुका था और नापसंद किया जा चुका था, इसलिए उसके मन के अंदर चलने वाला अंतर्द्वंद और भी अधिक तेज हो गया था। वो और भी ज्यादा टेंशन में थी, सामान्य से ज्यादा। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट झलक रही थी। एक तो वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, दूसरी उसके चेहरे पर जो टेंशन या उदासीनता मतलब थोड़ा सा किसी चीज को लेकर तटस्थ रहना, यानी कि उसकी तरफ, उस चीज की तरफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना होना। दूसरी ओर हंस हंस कर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आया। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो। एक तरफ मीनू का उदासीन चेहरा था, यानी कि उस पूरे कार्यक्रम की तरफ उसका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं था, वो घबरा भी रही थी। दूसरी तरफ आशा जो थी, एक तो बहुत सुंदर थी, दूसरी सबसे खुश होकर अपनी बहन की खुशी के लिए ही शायद बहुत ज्यादा खुश थी। उस खुशी की भी झलक उसके चेहरे पर थी, जिससे उसका रूप और भी निखर आया था और भी सुंदर लग रहा था। ये बात देखकर माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुला लिया और कहा कि आशा तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो। पर माँ इसमें क्या बात हो गई, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उत्तर दे दिया, क्या उनकी बातों का रोकर जवाब देती। आशा ने बचकानी हरकत करते हुए माँ से कहा। आशा ने एक सामान्य सी बात कही, बच्चों के जैसे मासूमियत के साथ, कि क्या करती, उन लोगों ने प्रश्न किया तो मैंने उत्तर दे दिया, अब रोकर तो जवाब दे नहीं सकते। तो उसकी इस बचकानी हरकतों को देखकर माँ को और क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ वहां पर। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। वो बच्ची थी, उसे इतना पता नहीं था, लेकिन माँ दुनियादारी जानती थी। उन्हें समझ आ रहा था कि आखिर क्या हो सकता है, अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है, माँ उसे हंसने को क्यों मना कर रही है। यही अंतर्द्वंद उसके कोमल और नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। बहुत देर तक वह इस विषय में सोचती रही। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया, नम्रता के साथ निवेदन किया, उनसे आग्रह किया, पूछा कि भाई साहब आपका क्या जवाब रहा, मतलब क्या हमारी बेटी आपको पसंद आई, हम शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो अमित के पिता ने उत्तर दिया, जी घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे। यह कहकर उन्होंने वहां से विदा ले ली, यानी वो वहां से
चले गए। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए। निढाल से होके इस बार भी उन्हें उम्मीद थोड़ी कम थी, तो बिल्कुल थके हुए से, चिंतित से वो सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी भी वहां पास में ही आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। अपने पति के मन में उभरे भावों को वो अच्छी प्रकार से समझ रही थी। वो जानती थी कि अभी उनके पति के दिल में क्या चल रहा है। वो जानती थी कि वो सोच रहे होंगे कि क्या पता इस बार मीनू पसंद की जाएगी या इस बार भी उसे ठुकरा दिया जाएगा, और अगर ठुकरा दिया जाता है तो मीनू के ऊपर क्या बीतेगा। माता पिता को इस बात की भी चिंता अवश्य होती है। जब उनसे रहा न गया तब वह बोल ही पड़ी, अजी आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफी बातें कर रहा था। ये उनके लिए एक आशा की बात थी कि अमित मीनू को बहुत प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा था और प्रेम से बातें कर रहा था। तो उन्हें लग रहा था कि अमित को पसंद है तो बात शायद बन जाए। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। अभी उनकी माँ बता रही है कि मीनू अच्छी भी लग रही थी देखने में, और उसकी बहन से मतलब है अमित की बहन भी अमित के साथ ही बैठी हुई थी और मीनू उससे ज्यादा सुंदर है। देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए तो। जहाँ संजोग होता है, ये हालांकि संयोग होना चाहिए, होता तो वहीं पर है। पिता अपने मन को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि संयोग जहां बनेगा, जहां पे होना तय होगा वहीं होगा। हाँ, अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। हाँ, यह तो आप ठीक कहते हैं। आशा की माँ भी अपने मन को सांत्वना देती है। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास सी हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। आशा को जिस तरह से माँ वहां से हटा देती है कमरे से, उससे थोड़ी उदास रहती है, लेकिन अपनी बहन को इस बात का एहसास नहीं होने देती। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए कहती है, दीदी आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। आशा को अपनी सुंदरता समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ है, हीन भावना से वो ग्रसित है, तो उसे लगता है कि नहीं वो सुंदर नहीं है। तो वो कहती है, चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी, मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता ये उसके मन का डर है। वो कहती है कि तुम्हें तो अच्छी लगी, पर क्या पता, और अपनी बात को छोड़ देती है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं अमित और उसके परिवार वालों को वो कैसी लगी। क्या पता क्या, जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य ही पसंद आई होगी। बहन कहती है कि जिन्हें आनी चाहिए, अर्थात जिनको शादी करनी है, अमित को पसंद आनी चाहिए, तो अमित को तो अवश्य पसंद आई होगी। देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। और आज हम यहाँ 2 अध्याय तक ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में मैं इसके आगे पढ़ाना शुरू करूँगी, और उम्मीद है कि 1 से 2 हफ्ते में ये पूरा पाठ आप लोगों के सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।